हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनू कुमावत और हम लोग प्लांट किंगडम में रेड एल्गी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अब आज हम देखते हैं रेड एल्गी, यानी कि रेड एल्गी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोरोडोफाइसी। ठीक है, यानी कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेड एल्गा। ठीक है, अब अगर रेड एल्गा की बात करें तो रेड एल्गा को सबसे एनिसेंट एल्गी बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक एनिसेंट एल्गा है, सबसे पुरानी एनिसेंट एल्गी। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो दो रेड एल्गी के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में विद डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, जैसे कि पॉलीसिफोनिया, और एक आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 4-5 का दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखें कि जो एल्गा है, एल्गा के जो रेड एल्गा के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ मोटाइल नहीं होती। वो एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि देयर इज नो मोटाइल स्टेज। ठीक है, फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गा। तो इनके अंदर ना तो सीलिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है और ना ही फ्लेजिला की। फाउंड इन लाइफ साइकिल, ठीक है, ऑफ रेड एल्गा। तो यहाँ पे सीलिया और फ्लेजिला दोनों ही एब्सेंट रहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेड एल्गा के अंदर अगर हम गैमीट का भी फॉर्मेशन करेंगे तो दोनों के दोनों गैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्टेज में रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका जो हैबिटेट है वो कैसा होता है। तो हैबिटेट के अगर हम बारे में बात करें तो जो रेड एल्गा है उसका जो हैबिटेट है वो मेराइन वाटर के अंदर ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। तो मेनली फाउंड इन मेराइन वाटर। ठीक है, विद ग्रेट कंसंट्रेशन। और इसके अलावा ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, फाउंड इन द वार्म वाटर या वार्म एरिया, वार्मर एरियाज में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहता है जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, इनकी रिवर में रेड एल्गी देखने को मिलती है, वो है बैट्रैको सर्पेमम। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूँ, एक एक्सेप्शन है बैट्रैक्सोपर्मम जो है वो बेसिकली ये एक एक्सेप्शन है जो कि एक रेड एल्गा है, लेकिन प्रेजेंट यानी कि फाउंड होती है, फाउंड इन फ्रेश वाटर में, यानी कि रिवर में ये हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें रेड एल्गा की, तो स्ट्रक्चर वाइज रेड एल्गा हमें किस तरीके से देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर देखें रेड एल्गा का, तो रेड एल्गा मल्टी सेलुलर होती है पहली चीज़ तो, एंड बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन प्रेजेंट है। एक्सेप्शन हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, पॉलीफायरिडियम। एक्सेप्शन में यहाँ लिख रही हूँ पोरीफाइडियम। ठीक है, ये एक रेड एल्गा है, लेकिन एक्सेप्शनली ये क्या है, यूनी सेलुलर है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे एक्सेप्शन पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें कि जो स्ट्रक्चर के अंदर सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, यानी कि सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कॉम्प्लेक्स।
दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये देख लो इनका हैबिटेट वार्म एरिया में है, तो डेफिनेटली इनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है मेड अप ऑफ, एक तो सेलुलोज होता है प्लस पेक्टिन विद पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ठीक है, तो इनसे मिलके इनके अंदर क्या बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, दूसरा देखें कि रेड एल्गी जो है, हाँ, ये कुछ रेड एल्गी ऐसी होती हैं जो सिक्रेट करती हैं एंड डिपॉजिट करती हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और वो अपीयर होती है एज ए कोरल्स की तरह, यानी कि ये सिलिका या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करती है, या हम बोल सकते हैं रिलीज करते हैं। तो कुछ ऐसी भी रेड एल्गी है, एल्गी में secrete and deposit calcium carbonate and appear like corals। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिक पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम पिगमेंट की बात करें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अगर हम कंपैरिजन करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, तो रेड क्लोरोफाइसी यानी कि जो ग्रीन एल्गा था उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए और बी थे। वहीं अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो वहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी की प्रेजेंस थी। और यहाँ अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, अगर उसकी बात करें तो हमारे पास जो मेन पिगमेंट यहाँ पे आता है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लोरोफिल डी, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन्स, तो बीटा कैरोटीन इसमें भी देखने को मिलता है। बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए बेसिकली यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं जो हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में हमारे पास इनके अंदर फाइकोबिलिन्स भी देखने को मिलते हैं। और अगर फाइकोबिलिन्स का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे आर फाइकोरिथ्रिन। फाइकोरिथ्रिन की प्रेजेंस, यानी कि ये जो इनके अंदर रेड कलर अपीयर करवाता है। ठीक है, और एक होता है आर फाइकोसाइनिन। ठीक है, और ये ब्लू कलर अपीयर करवाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेड एल्गा होते हैं इनके अंदर रेड और ब्लू दोनों कलर की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। मेजॉरिटी में हमें ये रेड कलर ही देखने को मिलता है, लेकिन ये ब्लू कलर भी अपीयर करवा सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है उसके दौरान। तो हम यहाँ देखें कि जो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट रेड एल्गा जो होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है विद ब्लू ग्रीन एल्गा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो on the basis of photosynthetic pigments जो रेड एल्गी है ये आर किसके सिमिलर है, सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी के काफ़ी सिमिलर होती है। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, मैंने बोला कि यहाँ पे फाइकोअरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे रेड एल्गी एक स्पेसिफिक इफेक्ट जनरेट करती है, उसको बोलते हैं गाउडिकॉव्स इफेक्ट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड एल्गा। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊं तो कलर जो होता है रेड एल्गी का वो होता है चेंज अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ सी, एंड दिस
इफेक्ट इज नोन एज ए गॉडिकोव इफेक्ट। जब रेड एल्गा सी सरफेस पे रहती है अपर साइड में, तो इसका जो कलर है यानी कि कैसा रहता है, अपर सरफेस में अगर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सी देन देयर कलर इज अ ब्लू आएगा, एंड जैसे जैसे वो बॉटम की तरफ जाती जाएगी तो उसका जो कलर है वो रेड होता जाता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस ऑफ द सी में जो फाइकोसाइनिन ज़्यादा रहता है और डेप्थ ऑफ जैसे सी में जाता है तो वहाँ पे अमाउंट जो होता है फाइकोअरिथ्रिन का ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम सी की बात करें तो इस तरीके से अपर सरफेस में जो कलर आता है वो तो कैसा आएगा, ब्लू, और डेप्थ में जो कलर आता है वो आता है रेड। ठीक है, अगर सी की बात करें तो जो डेप्थ में रीजन जो है यानी कि डेप्थ का जो कलर है वो कैसा आता है, रेड आता है। और जो अपर साइड यानी कि बॉटम रीजन की बात करें वहाँ पे कलर, सॉरी बॉटम यानी कि जो अपर रीजन है वहाँ की अगर बात करें अपर की, तो यहाँ पे जो हमारे पास कलर आता है वो ब्लू आता है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम गॉडिकोव इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब जो कलर है रेड एल्गा का वो चेंजेबल होता है। रेड एल्गा चेंज अकॉर्डिंग टू डेप्थ इन सी, this is called Gaudinkov effect। ठीक है, तो इसका मतलब जब रेड एल्गा अपर रीजन में रहती है यानी कि रेड एल्गा प्रेजेंट ऑन द सरफेस, प्रेजेंट ऑन द सरफेस, तो इनका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट के अंदर हमें फाइकोसाइनिन देखने को मिलता है। ठीक है, और पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, ये जब प्रेजेंट ऑन डेप्थ, ठीक है, तो यानी कि डेप्थ में अगर ये जाती है या बॉटम में, प्रेजेंट ऑन बॉटम, एट बॉटम, तो इनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है क्या, फाइकोअरिथ्रिन। ठीक है, तो इस तरीके से इस इफेक्ट को हम गाउडिकोव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रीज़न ये होता है कि जो पेनिट्रेशन पावर जो होती है वॉयलेट लाइट की वो मैक्सिमम होती है, तो जो फाइकोअरिथ्रिन है ये इज ओनली पिगमेंट टू एब्जॉर्ब वॉयलेट लाइट। ड्यू टू जो फाइकोअरिथ्रिन रेड एल्गी आर्ट डीपेस्ट एल्गी माना जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा ये क्यों करती है, तो रीज़न है कि जो पेनिट्रेशन पावर है, पावर इज मैक्सिमम ऑफ वॉयलेट लाइट, जो फाइकोअरिथ्रिन है is only pigment to absorb violet light। ठीक है, ड्यू टू फाइकोअरिथ्रिन रेड एल्गी जो होती है वो एज डीपेस्ट एल्गी के नाम से भी जानते हैं, आर डीपेस्ट एल्गी। ठीक है, तो गाउडिकोव इफेक्ट एक तो रेड एल्गा शो करता है, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ कि रेड एल्गी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही रेड कलर की होगी, ये ब्लू कलर की भी प्रेजेंट हो सकती है। अब हम देखते हैं कि रेड एल्गा के अंदर जो खाना है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है। तो जो
स्टोर्ड फूड है। अगर हम रेड एल्गा का देखें, स्टोर्ड फूड अगर हम देखें कि खाना किस फॉर्म में ये स्टोर करती है, तो ये फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर करती है। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये खाना स्टोर करती है। ठीक है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो काफ़ी सिमिलर है स्ट्रक्चरली किसके, दो चीज़ों के, एक तो ग्लाइकोजन प्लस एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने जो रेड एल्गी के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि जो रेड एल्गा है वो एनिसेंट एल्गा है, हैबिटेट ये वर्स्ट एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है, तो मेराइन वाटर में या वार्मर एरियाज़ में देखने को मिलती है। मल्टी सेलुलर होती है मोस्ट ऑफ केस के अंदर, एक्सेप्शनली जो पोरफायरिडियम है वो एक्सेप्शन यूनिसेलुलर थी। और रेड एल्गा जो है इसकी सेल वॉल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि एस्टर्स की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट भी ये रिलीज़ करती है और गॉडिक इफेक्ट भी ये शो करती है। अब खाना देखें तो ये खाना एज अ फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर करती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन के फिनोमिना, रेड एल्गा में रिप्रोडक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें रेड एल्गा के अंदर, तो जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन हम देखते हैं वो है वेजिटेटिव। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल लें तो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस एल्गा करती है बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो आंसर आएगा नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस करती है ये, प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोस्पोर एग्जाम्पल है। ठीक है, और थर्ड जो टाइप है यहाँ पे वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, oogamous, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसा होता है, oogamous होता है, एंड इनके अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इनके अंदर और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो रेड एल्गी के क्या कहलाते हैं। तो अगर हम इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दोनों टाइप से देखें। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको तो बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और फीमेल को कार्पोगोनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो इनका जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली तो डिप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है, और हैप्लोन्टिक जो लाइफ साइकिल भी इनके अंदर एक्सेप्शनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो रेड एल्गा की इम्पोर्टेंस और इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले रेड एल्गा के एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास दो रेड एल्गा जो एज ए इम्पोर्टेंस भी हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक अगर हम देखें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा वो है हर्वेला का, हर्वेला। ठीक है, तो ये रेड एल्गा का एग्जाम्पल रहता है, और इसके अंदर देखें ये कलरलेस पैरासाइट एल्गी है, कलरलेस है और
पैरासाइट एल्गा है, ठीक है। तो एज ए पैरासाइट अदर एल्गा के ऊपर एज ए पैरासाइट रहती है। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है पोरफायरा, ठीक है। पोरफायरा जो है वो एक एडिबल एल्गा है, एडिबल एल्गा, ठीक है। इसका जो इमेज है एनसीईआरटी में वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम है बेसिकली ये दोनों, ये रेड एल्गा के डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो है पोरफायरा, ठीक है। तो ये जो पोरफायरा है इसमें एक फ्लैटेड फ्रंट प्रेजेंट रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रंट, और ये एक एग्जाम्पल है ईडेबल एल्गी का, ठीक है। तो इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी दिया है पॉलीसाइफोनिया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो पॉलीसाइफोनिया का है, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, जिसके अंदर मेन एक्सिस और ब्रांचेस हमें क्लियरली देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये दोनों कैसी एल्गी हैं, रेड एल्गा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी ने ये ब्राउन एल्गा और इस तरीके से यहाँ पे आपको एज ए ग्रीन एल्गा ये एक कंप्लीट डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल, तो हमारे पास आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेड एल्गा है जिनका बहुत बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर एगार वर्ड यूज़ किया है या सुना है, जो कि एक हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं से ऑब्टेन होता है। तो एगार इज़ ए हाइड्रोक्लोराइड, कोलॉइड, ठीक है, या फिर फाइकोकोलाइड भी बोल सकते हो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रेड एल्गा, ठीक है। सो इट इज़ यूज़, अगर हम इन एगार का यूज़ पूछा जाए कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली यूज्ड टू प्रिपेयर कल्चर मीडियम, ठीक है। कल्चर मीडियम बनाने में किया जाता है जहाँ पे ग्रो किया जाता है, ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, ठीक है। तो इस तरीके से जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें जो हमारे पास रहता है वो है कॉन्ड्रस क्रीपस, ठीक है, कॉन्ड्रस क्रीसप्स, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक इनसे ऑब्टेन होता है एक फाइकोकोलाइड्स कैरेगेनिन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। कैरेगेनिन क्या है, एक कोलाइड है, और जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैरेगेनिन कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम दिस एल्गा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एल्गा, ठीक है। और यूज़ किया जाता है इसका कैरेगेनिन का अगर पूछा जाए तो यूज्ड एज जिलेटिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री, ठीक है।
तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कैप्सूल होते हैं मेडिसिन के, वो भी कैरेगिनिन से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप मेडिसिन के अंदर कैप्सूल लेते हैं, यानी कि कैप्सूल ऑफ मेडिसिन्स इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैरेगिनिन। तो कैरेगिनिन हुआ, रेड जो एल्गा के अंदर एगार एगार है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट करवाते हैं रेड एल्गा से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है किसकी, रेड एल्गा की। ठीक है, तो रेड एल्गा को एक बार हम फिर से रिकॉल करें तो ये एनिसेंट एल्गी है। इसके अंदर कोई भी स्टेज जो है वो मोटाइल नहीं होती। ठीक है, दूसरा ये या तो वार्मर एरिया में या मैराइन वाटर में देखने को मिलती है। एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है एक, जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर होती है। एक्सेप्शन यहाँ पे जो पोरफायरेडियम है वो यूनिसेलुलर एल्गा है। ठीक है, इसकी सेल वॉल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि वो सेलुलोज और पैक्टिन विद पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रेड एल्गी ऐसी भी होती है जो कैल्शियम कार्बेट को रिलीज़ करती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और डी की प्रेजेंस होती है, प्लस इसमें बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, इनके अंदर जो फाइकोबिलिन्स है वो रेड और ब्लू दोनों कलर के होते हैं, इसीलिए इनको हम काफ़ी सिमिलर मानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा के। ठीक है, दूसरी बात कि जो ये रेड एल्गा है इसमें काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। रेड एल्गा के अंदर एक स्पेशल अफेक्ट होता है कि जब ये सरफेस के ऊपर रहती है, सी सरफेस के, तो ब्लू कलर अपीयर करती है, लेकिन जैसे जैसे ये डेप्थ में जाती रहती है तो वो कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। तो इसका जो कलर चेंज करने की जो फिनोमेना है, इसको गोडेकॉव इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो वायलेट लाइट्स होती हैं वो पेनिट्रेट कर सकती हैं डेप्थ और सी को, तो वहाँ पे वायलेट कलर को एब्जॉर्व करने के लिए इसके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो होते हैं फाइकोअरिथ्रिन। इसी वजह से ये काफ़ी डीप में भी जा सकती है और वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकती है, और इसीलिए ये इसको डीपेस्ट एल्गी भी बोला जाता है। खाना ये फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। फ्लोरिडियन स्टार्च बेसिकली ग्लूकोजन और अमाइलोपैक्टिन की काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन करती है या नॉन मोटाइल स्पोर बनाती है। ओगेमस टाइप इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो अगर आपसे कलरलेस और पैरासाइटिक एल्गा पूछा जाए तो आंसर आएगा हर्वेला। ठीक है, और पोरफायरा जो है वो एक एडिबल एल्गा है जिसके अंदर फ्रंट जो है काफ़ी फ्लैटेड है, ये हम लोगों ने डायग्राम देखे थे। इसके अलावा इसके अंदर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है वो ऐसी रेड एल्गा है जिनसे एक स्पेशल हाइड्रोकोलाइड या फाइकोकोलाइड ऑब्टेन होता है, एगार एगार। एगार एगार का कल्चरल मीडियम में आइसक्रीम और जेली जो प्रिपरेशन है उसमें यूज़ किया जाता है। और वहीं लास्ट हमारे पास एग्जांपल है वो आता है कॉन्ड्रस क्रीपस, जो जिससे कि एक स्पेशल कोलाइड मिलता है कैरागेनिन। कैरागेनिन एक जिलेटिन एजेंट की फॉर्म में काम करता है एज अ फूड इंडस्ट्री। इसके अलावा जो कैप्सूल होते हैं मेडिसिन की वो भी कैरागेनिन से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों एल्गास के बारे में डिस्कशन किया। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखें रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गा के बीच, तो वो एक कंपैरिजन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले तो है क्लास। अगर क्लास की बात करें तो जो क्लास हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीन तरह की क्लास अवेलेबल है। उसके बाद में कॉमन नेम देखें तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। मेजर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी के अंदर ए और बी पिगमेंट मेजर होते हैं, ब्राउन में ए और सी और फ्यूकोजेंथिन जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है, रेड एल्गी में ए और डी और फाइकोअरिथ्रिन जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। खाना जो ग्रीन एल्गी है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है, मैनिटोल और लैमेरियन के फॉर्म में जो ब्राउन एल्गी होती है, और फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रेड एल्गी खाना स्टोर करती है। सेल वॉल इनकी बहुत सिंपल होती है, क्लोरोफाइसी की सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज के साथ अगर एल्जीन की प्रेजेंस दिख रही है तो वो सेल वॉल किसकी होगी, ब्राउन एल्गी की। और सेलुलोज सिंपल और प्लस कुछ एस्टर्स की अगर प्रेजेंस देखने को मिल रही है
तो फिर इसका आंसर आ जाएगा रोडोफाइसी। फ्लेजिला की प्रेजेंस देखें तो रेड एल्गा के अंदर कोई भी फ्लेजिलर या सीलियर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, जबकि क्लोरोफाइसी के अंदर 2 से लेके 8 इक्वल एपिकल रीजन में फ्लेजिला की प्रेजेंस देखने को मिलती है। फ्यूफाइसी में 2 अनइक्वल लैटरली फ्लेजिला प्रेजेंस देखने को मिलती है। हैबिटेट की बात करें तो क्लोरोफाइसी बेसिकली फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, सॉल्टी वाटर में भी देखने को मिल सकती है और ब्रेकिस वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जो फ्यूफाइसी है वो बेसिकली सॉल्टी या मेराइन एरिया में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एक ऐसी भी होती हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिल जाती हैं। रोडोफाइसी के अंदर मेनली तो इनके अंदर ये भी मेराइन या वार्मर एरिया में ही देखने को मिलती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये तीनों एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने देखा कि जो एल्गी के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी अगर हम देखें कि कुछ टर्म्स होते हैं एल्गा से रिलेटेड यानी कि हैबिटेट से रिलेटेड, तो वो भी हम देखें। हैबिटेट ऑफ सम इम्पोर्टेंट एल्गा, ठीक है। तो उनके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस के अंदर नेमिंग दी होती है, जैसे कि एपिजोइक, ये क्वेश्चन पूछा गया है एंडोजोइक एपिजोइक, तो ये क्या मतलब होता है, एपिजोइक का क्या मतलब है, एपिजोइक, ठीक है। तो ऐसी एल्गी जो कि एनिमल के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी कि एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन एनिमल, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो ऐसी एल्गा को हम किस नाम से जानते हैं, एनिमल्स के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो ऐसी एल्गा को हम एपिजोइक या फिर ऐसे हैबिटेट को हम एपिजोइक कहते हैं। आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर एपिजोइक वर्ड काफ़ी बार पूछा गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एक ऐसी एल्गी है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन मोलस्का, मोलस्का जो एनिमल होते हैं उनकी शेल्फ भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास जो कि है साइनोडर्मा एंड ट्राइकोफाइलस, ठीक है। तो बेसिकली ये एल्गा जो हैं दोनों, ट्राइकोफाइलस को एज ए ब्लू ग्रीन एल्गा भी कंसिडर किया जाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं प्रेजेंट ऑन स्लोथ बियर, ये हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सेकंड जो टर्म आता है वो है एंडोजोइक, एंडोजोइक नाम से पता चल गया होगा, एंडोजोइक मतलब आप बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगी, अंदर प्रेजेंट होगी। तो ऐसी एल्गी जो कहाँ प्रेजेंट होती है, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो एग्जाम्पल आएगा जूक्लेरेला, क्लोरेला, ठीक है। और एक ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, इनसाइड दी हाइड्रा, इनसाइड दी हाइड्रा हमें देखने को मिलती है। थर्ड, कुछ एल्गा ऐसी भी होती हैं जो एज ए पैरासाइट भी प्रेजेंट होती हैं, तो हैबिटेट इनका बॉडी के अंदर बाहर और एज ए पैरासाइट भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कुछ एल्गा ऐसी भी होती हैं वो एज ए लाइव रहती हैं पैरासाइट और कोज करती हैं डिजीज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट एल्गी बोलते हैं, यानी कि ऐसी एल्गी दैट लाइव एज अ पैरासाइट एंड कोज डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहता है सेफेलोरोज का। से एग्जाम्पल की बात करें
सेफेलोरोज, ये एक ऐसी एल्गा है जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रिमेन इन दी लीव्स ऑफ टी प्लांट, ठीक है, और रेड रस्ट डिजीज कोज करती हैं। और अगर डिजीज की बात करें तो रेड रस्ट डिजीज ये कोज करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे एल्गा एंडोजोइक भी हो सकती है, पैरासाइटिक भी हो सकती है और एपिजोइक भी हमें देखने को मिलती है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से लर्न भी करने होंगे इनको, क्योंकि एज ए ऑप्शन के अंदर आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि थैलोफाइटा बेसिकली पहले जो प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया था तो वर्ड थैलोफाइटा यूज़ किया गया था एल्गा के लिए, ठीक है। लेकिन एल्गा को सिर्फ अकेला नहीं रखा था, थैलोफाइटा यानी कि एक ऐसा फाइलम प्रिपेयर किया था या एक ऐसी डिवीज़न बनाई थी थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, इस तरीके से। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो थैलोफाइटा है बेसिकली, अगर थैलोफाइटा टर्म की बात करें तो टर्म गिवन बाय एंडलिकर ने दिया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू टू क्लासिफिकेशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑल एल्गी, फंजाई और प्रोकैरियोट्स, इन सबको पहले किस में रखा गया था, थैलोफाइटा में। किस किस को रखा गया था, जितने भी एल्गा है प्लस जितने भी फंजाई है प्लस प्रोकैरियोट्स है, इन सब को उन्होंने एक कैटेगरी में रखा और वो था थैलोफाइटा। रीज़न क्या था इनको इसमें रखने का, रीज़न यहाँ पे जो था वो ये था कि इनकी जो बॉडी होती है, यानी कि दियर प्लांट बॉडी, या फिर इनकी जो बॉडी है वो कैसे होती है, एज ए थैलस लाइक। थैलस लाइक मतलब नो डिफ्रेंशिएटेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। थैलोफाइटा जो थे, इनके जो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को, इनके थैलोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन थे उनको भी नेमिंग दी गई थी। जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन को तो एंथ्रीडियम वर्ड यूज़ किया गया था या एंथ्रीडिया, ठीक है। जबकि फीमेल बॉडी को या फीमेल ऑर्गन को ऊगोनिया के नाम से जाना जाता है, ऊगोनिया। ये तो एज ए फीमेल और ये एज ए मेल सेक्स ऑर्गन्स थे, ठीक है, थैलोफाइटा के। उसके बाद अगर हम देखें कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो कैसे थे, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर थे, ठीक है, प्लस जैकेट लेस थे, जैकेट लेस, ठीक। इसके अलावा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चली रही है तो जो थैलोफाइटा के मेंबर हैं इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तीनों तरह से देखने को मिलता है। कौन कौन सा, यानी कि आइसोगेमस भी था, ठीक है, एनाइसो, और थर्ड हमारे पास आता है ऊगेमस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन हमें थैलोफाइटा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। लेकिन काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे इस क्लासिफिकेशन के अंदर। एल्गा के लिए तो ये सारी चीज़ें सूट हो रही थी, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ डीमेरिट्स भी हमारे सामने आए। तो जो डीमेरिट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे, डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो डीमेरिट की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट जो डीमेरिट था हमारे सामने वो यही था कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया गया,
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। सेकेंड जो हमें देखने को मिला वो ये था कि इन दिस सिस्टम फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड जो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई है ये एक ही आर placed in same group। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ये देखने को मिला कि इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी एक साथ आ गए। थर्ड, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर प्लेस्ड इन ए सेम ग्रुप। ठीक है, एक ही ग्रुप में। और जो लास्ट अगर आप देखोगे इसमें कि यहाँ पे सेल वॉल की अगर प्रेजेंस देखें तो बैक्टीरिया तो यहाँ पे आगे, प्लांट भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इनके ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया वर कंसिडर्ड एज ए प्लांट एंड पुट इन प्लांटिंग। तो ये भी एक गलत डिसीजन था क्योंकि इन्होंने जो बैक्टीरिया थे उनको किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया जो थे इनको कहाँ प्लेस किया गया, वर कंसीडर्ड एज प्लांट और इनको कहाँ पुट कर दिया, इन प्लांटिंग के अंदर। और लास्ट जो हमारे पास आता है कि इसके अंदर अगर आप देखो यूग्लिना को कोई पोजीशन नहीं मिली थी, पोजीशन ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, इसीलिए यहाँ पे थैलोफाइटा वर्ड हटा के एल्गा एक अलग ही डिवीज़न बनाया गया, एल्गा के लिए अलग ही नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि ब्रायोफाइट्स, यानी कि एल्गा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप आता है प्लांट्स का वो है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स कैसे हैं और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप था प्लांटी का वो है ब्रायोफाइट्स। तो अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे थे जो कि एल्गा से तो काफ़ी डेवलप थे, ठीक है, कंपैरेटिव टू एल्गा, लेकिन हायर प्लांट अभी भी नहीं बने थे। तो ब्रायोफाइट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, लाइफ साइकिल कैसा है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टर्म ब्रायोफाइटा है वो किसने दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु गेव द टर्म ब्रायोफाइटा। तो टर्म जो ब्रायोफाइटा वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो ये टर्म दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि स्टडी जो है ब्रायोफाइट्स की उसको क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स नॉन एज ए, किस नाम से जानते हैं, ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी जो एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स की। अब उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, तो हमारे पास आंसर आता है इसका कि हेडविग। हेडविग को एज ए कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी।
वहीं इंडियन फादर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, तो आंसर आएगा यहाँ पे प्रोफेसर शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ब्रायोफाइट्स के काफ़ी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स की एग्जैक्टली करैक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला जो करैक्टरिस्टिक्स है कि अभी तक एल्गा अगर आपने देखा तो वो कहाँ मिल रहे हैं, एक्वेटिक थे। तो ब्रायोफाइट्स जो थे फर्स्ट लैंड प्लांट हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो एक्वेटिक प्लांट से हुआ है एंड ये वाटर के थ्रू ही ये लैंड पे आए और वहाँ पे ये सर्वाइव करने लगे। ठीक है, जो क्योंकि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि इनके अंदर एक्वेटिक प्लांट से काफ़ी रिजेंबल करती थी, तो इसीलिए माना जाता है कि ब्रायोफाइट जो है वो लैंड प्लांट तो थे लेकिन ये जो ओरिजिनेट हुए थे वो एक्वेटिक प्लांट से हुए थे। पानी की हेल्प से ये सरफेस पे आए और वहाँ पे सर्वाइव करने लगे। ठीक है, सेकंड हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन बोलते हैं प्लांट किंगडम का। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनको हम एम्फीबियंस बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम से क्या मतलब है कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स थे कैन लीव इन सॉइल। ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइट्स प्लांट्स जो थे, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल, बिल्कुल सही है, बट आर डिपेंडेड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन इनके अंदर डिपेंडेंसी थी अभी भी पानी पे, किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉइल में भी है और पानी में भी है, इसीलिए इनको हम क्या नाम दिया है, एम्फीबियंस बोला गया है। किसका, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भले ही एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट होकर सरफेस पे आके रहने लगे हैं लेकिन अभी भी इनके इंडिपेंडेंटली लाइफ साइकिल नहीं प्रेजेंट है। इनको फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए अभी भी पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है इसके बाद वो ये है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एज ए सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कंसिडर किया जाता, यानी कि ब्रायोफाइट्स आर नॉट कंसिडर एज ए सक्सेसफुल लैंड प्लांट, नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल। तो क्वेश्चन आता है क्यों सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कंसिडर करते, नॉट कंसिडर। रीजन क्या है, बिकॉज इनके अंदर वॉस्क्यूलर बंडल एब्सेंट है, वॉस्क्यूलर टिश्यूज, वॉस्क्यूलर टिश्यू यानी कि ना तो इनके अंदर जाइलम और ना ही इनके अंदर फ्लोएम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इज एब्सेंट। ठीक है, and they need water for fertilization, and they need water for
फर्टिलाइजेशन, ये आज भी पानी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट्स जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं ग्रो कर सकते। यही रीज़न है क्योंकि इनके अंदर वॉस्कुलर बंडल क्या है, एब्सेंट है। इसी वजह से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वॉस्कुलर बंडल की एब्सेंस होने की वजह से, यानी कि एब्सेंस ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू, they cannot grow very tall, ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते। द प्रोसेस ऑफ वाटर कंडक्शन इन ब्रायोफाइट्स जो है वो किसके थ्रू होता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई अब इनके अंदर जाइलम तो नहीं है और ये सॉइल में भी प्रेजेंट है, तो इनके अंदर वाटर कंडक्शन कैसे होता है, तो ये भी आप स्टार लिख के नोट करो। सो इनके अंदर जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ वाटर कंडक्शन, वो किसके थ्रू होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की हेल्प से इनके अंदर वाटर का कंडक्शन होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा यहाँ पे एज ए लिविंग टिश्यू रहते हैं। पैरेन्काइमा इज ए लिविंग सिंपल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में हम देखें कि जो इनकी मेन बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो कैसी होती है, यानी कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर आधे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्लस इनकी जो मेन बॉडी है वो नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, बट इनके अंदर जो है लीफ, स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। और बेसिकली रूट तो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, वहाँ पे राइजोइड्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। सो इनकी बॉडी जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड काइंड ऑफ होती है या डिफ्रेंशिएटेड होती है, फॉल्स यानी कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, और रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और रूट यहाँ पे प्रॉपरली तो क्या होती है, एब्सेंट होती है। बट यहाँ पे रूट की जगह किसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, राइजोइड्स की जरूर प्रेजेंस यहाँ अपीयर होती है, राइजोइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, राइजोइड्स जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो प्लांट बॉडी है उनके अंदर ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं रहती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जो स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये फंक्शनली सिमिलर होती है, यानी कि इन दोनों के ये काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है, किसके, स्टेम एंड लीफ के, ठीक है, ऑफ हायर प्लांट्स की ज़रूरत है। उसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना वो साइकोफाइट्स होते हैं। साइकोफाइट्स का मतलब ये या तो ग्रो करते हैं मॉइस्ट या वेट एरिया में या स्टडी पैलेस के अंदर ग्रो करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें ब्रायोफाइट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना वो छाया वाली जगह भी लगना पसंद करते हैं, सिंप्लीफाइड। तो ये क्या होते हैं, साइकोफाइट्स। साइकोफाइट्स मतलब छाया वाली जगह पे, जहाँ पे छाया है या फिर थोड़े मॉइस्चराइजेशन है वहीं पे ये लगना पसंद करते हैं। दैट मीन कि जो ब्रायोफाइट्स हैं प्रीफर टू ग्रो इन मॉइस्ट यानी कि वेट एंड सैडी प्लेस के अंदर ये ग्रो करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो थी वो ब्रायोफाइट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिली कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं एम्फीबियन फर्स्ट लैंड प्लांट हमने इनको कंसिडर किया है। सक्सेसफुल तो नहीं थे क्योंकि इनके अंदर बहुत
वाटर वॉस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो वाटर और ऑर्गेनिक फूड को ले जाने के लिए वॉस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस थी, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनके अंदर जो वाटर कंडक्शन की फिनोमिना है वो पैरेन्काइमा की हेल्प से होती है। मेन बॉडी हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट थी, जिनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। रूट तो फिर भी एब्सेंट होते हैं, राइजोइड्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, और साइकोफाइट्स होते हैं, छाया वाली जगह पे ये रहना पसंद करते हैं। तो ये था इनका जो मेन ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो इस तरीके से बाकी एल्गा से तो काफ़ी डेवलप है, लेकिन अभी भी वेल डेवलप प्लांट्स के अंदर नहीं आए। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से है, यानी कि अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हैप्लॉइड होती है। तो हम पॉइंट्स में हम चीज़ों को पहले मेंशन करते हैं कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है। सेकंड, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, क्योंकि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होते हैं, और मेन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोला जाता है। तो मेन प्लांट बॉडी यानी कि इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स इनकी बेसिकली क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। अब जो ये मेन प्लांट बॉडी है इनकी गैमेटोफाइट्स के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो इन गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनते हैं, सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है इनके कैसे होते हैं, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो एक तो मल्टी सेलुलर होंगे प्लस जैकेटेड होते हैं, कवर्ड रहते हैं बेसिकली, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो आंसर आएगा हमारे पास एंथ्रीडियम, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आंसर आएगा आर्कीगोनियम, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम, ये ब्रायोफाइट्स के क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है। एंथ्रीडियम तो मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ये तो है मेल और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो जो ये आर्कीगोनिया और जो एंथ्रीडिया है ये हमारे पास सेक्स ऑर्गन हो गए। इसमें जो आर्कीगोनिया की जो शेप होती है वो एज ए फ्लास्क शेप रहती है, यानी कि आर्कीगोनिया जो है वो एज ए फ्लास्क शेप रहता है, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनसे यानी कि एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडियम से मेल गैमेट्स जो है वो रिलीज होते हैं, यानी कि एंथ्रीडियम जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, मेल गैमेट। तो इनका जो मेल गैमेट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इनको बोला जाता है एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। तो ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं अगर इनका नेचर देखें तो ये एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, पहली चीज़ तो कोमा शेप्ड होते हैं, और मोटिलिटी के लिए इनके पास बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला की प्रेजेंस होती है जिसकी हेल्प से ये मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब एंथ्रोजोइड्स यानी कि मेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल है नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये मोटाइल है। इसके बाद में हम देखें कि जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये मोटाइल है, तो जो फीमेल गैमेट होता है ये क्या होता है, फीमेल गैमेट होते हैं एग, ठीक है, ये है
एग जो कि फीमेल गैमीट है, ठीक है। आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है जो कि क्या है, एग। अब हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि इसके पास फ्लैजिला ज़रूर है, लेकिन ये पानी की हेल्प से स्विम करता हुआ फीमेल गैमीट के पास आता है एंड फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ आप देखोगे कि ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं बाय, यानी कि ये क्या परफॉर्म करते हैं, जूडोगेमी। जूडोगेमी का मतलब होता है कि जो मेल गैमीट है वो स्विम करेंगे इनटू वाटर टू रीच द फीमेल गैमीट्स एंड फिर ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की फिनोमेना को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमें फर्टिलाइजेशन की जब फिनोमेना कंप्लीट हो जाती है तो रिजल्ट के फॉर्म में फिर क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन का जो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है, अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जो क्या रहता है, डिप्लॉयड है और सिंगल सेल है, ठीक है। अब जाइगोट जो है आगे डिवीजन करता है इमिडिएटली, तो नहीं वो मियोसिस परफॉर्म करता, पहले तो वो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है जो कि एज ए डिप्लॉयड स्टेज रहती है, यानी कि जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है, माइटोसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। और माइटोसिस करके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो से आगे क्या जनरेट होता है, यानी कि एम्ब्रियो आगे किस में डेवलप होता है, डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, ठीक है। तो जाइगोट जो है वो आगे कंटिन्यूसली माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद में किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, ये क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक 2n स्ट्रक्चर रहती है स्पोरोफाइट, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो स्पोरोफाइट जो है वो एज ए डिप्लॉयड स्टेज है इनकी जनरेशन की, जो कि जाइगोट से ही बनती है, तो ये एज ए डिप्लॉयड रहता है। देन आप देखोगे कि जो स्पोरोफाइट है ऑफ ब्रायोफाइट इज नॉट मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं तो जो स्पोरोफाइट जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के, उनके पास ना तो रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीफ होती है। इनकी जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, और इनकी जो स्पोरोफाइट्स के अंदर रूट, स्टेम, लीफ तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर हमें किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, इट इज़ अ मेडअप ऑफ फुट। सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। तो इनका स्पोरोफाइट जो है वो किसका बना होता है, मेडअप ऑफ फुट, स्टेम और कैप्सूल, यानी कि यहाँ पे आपको ना तो इनकी स्पोरोफाइट के अंदर आपको एब्सेंस देखने को मिलेगी, ना तो इसमें रूट है, ना ही यहाँ पे एब्सेंस है स्टेम की, और ना ही यहाँ पे क्या होती है, लीफ। उनकी जगह यहाँ पे फुट, सेटा और कैप्सूल की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कैप्सूल जो है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। कैप्सूल के अंदर बैठी होती हैं स्पोर मदर सेल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। ये नेचर में ये भी क्या होती हैं, डिप्लॉयड ही होती हैं, यानी कि 2n इनके अंदर कंडीशन रहती है, लेकिन ये आगे डिवीज़न कौन सा करती है, ये मियोसिस डिवीज़न परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और मियोसिस डिवीज़न करके ये क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करती है, मियोसिस डिवीज़न करके स्पोर फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब जो ये हैप्लॉइड स्पोर है, अब इनके पास दो रास्ते हैं, या तो ये डायरेक्ट
और या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में ये जर्मिनेट होते हैं और आगे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो स्पोर है, इन स्पोर के पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में ये आगे जर्मिनेट होते हैं। तो स्पोर का जो जर्मिनेशन देखें, स्पोर जर्मिनेशन, तो ये दो टाइप से होगा। एक तो होगा डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक। तो अब हम देखें डायरेक्ट जो का मतलब क्या है। तो डायरेक्ट में आप क्या देखते हो कि जो स्पोर है वो डायरेक्ट जनरेट हो जाते हैं किसके अंदर, गैमेटोफाइट में। तो स्पोर यहाँ पे आप क्या देखते हो, जो स्पोर है वो जर्मिनेट हुए और क्या बना दिया, न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया, गैमेटोफाइट, ठीक है। ईच स्पोर से एक गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर आप बात करोगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, जो स्पोर है ना वो जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होके एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है, फिलामेंटस स्टेज होती है जो मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, ठीक है। तो प्रोटोनीमा बेसिकली क्या है, एक मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पोर जर्मिनेशन से बनती है। मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। और इस प्रोटोनीमा पे फिर किसका फॉर्मेशन होता है, ये प्रोटोनीमा एज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो इसके अंदर दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकती है ये, और मोस्टली बडिंग ही परफॉर्म करती है। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे जो प्रोटोनीमा है उससे क्या बनता है, बड बनता है, और फिर ये जो बड है वो आगे ग्रो करता है किसके अंदर, बड जो होता है वो आगे डेवलप होता है, डेवलप इनटू न्यू गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं, नया गैमेटोफाइट यहाँ पे बनता है। तो अगर आप देखोगे कि जो डायरेक्ट है वो आपको किस में देखने को मिलता है, डायरेक्ट के एग्जांपल जो हमारे पास रहते हैं वो तो है लीवर वर्ट और हॉर्न वर्ट, ठीक है। क्योंकि हम ब्रायोफाइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एनसीईआरटी में तो आपके 2 ही दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हॉर्न वर्ट भी बताऊंगी। और इनडायरेक्ट जो है वो किस में देखने को मिलता है, मॉसेस के अंदर देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट्स हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हमें एक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे अगर सेक्शुअल लाइफ साइकिल की बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो ऊगेमस टाइप का ही होता है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट देखें जो अभी अभी हमने देखा, वो कुछ इस तरीके से आएगा आपके सामने। मैं बना के बताती हूँ कि इसका जो मेन बॉडी थी वो कैसी थी, गैमेटोफाइट थी, ठीक है। मेन बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, जो कि क्या है, हैप्लोइड होती है, ठीक है। अब इस मेन बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स का हम लोगों ने फॉर्मेशन करवा दिया, ठीक है। 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन लाइक एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन लाइक आर्किगोनियम, ठीक है। ये भी हैप्लोइड है और ये भी हैप्लोइड है। अब यहाँ पे एंथ्रीडियम हो चाहे आर्किगोनियम हो, इनसे क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स, यानी कि मेल गैमीट। और यहाँ पे क्या बनते हैं, एग, यानी कि फीमेल गैमीट, ठीक है। अब ये भी एन और ये भी एन, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है।
और फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ब्रायोफाइट्स की बात चल रही है तो हमें पता है यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वाटर। विद द हेल्प ऑफ वाटर इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है वो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट जो क्या है, डिप्लॉइड यानी कि 2n स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और जाइगोट फिर आगे कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस परफॉर्म करता है। माइटोसिस परफॉर्म करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा, ये भी 2n है। ठीक है, एम्ब्रियो आगे ग्रो करता है और एम्ब्रियो ग्रो करके सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है वो है स्पोरोफाइट्स। ठीक है, तो एम्ब्रियो ने आगे क्या बना दिया, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। और स्पोरोफाइट भी अभी भी क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट्स के अंदर हमारे पास देखने को मिलती है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो स्पोर मदर सेल जो है वो आगे जो डिवीज़न परफॉर्म करती है वो डिवीज़न होता है मियोसिस परफॉर्म करेगी। ठीक है, और मियोसिस परफॉर्म करके वो आगे क्या बना देती है, स्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड। अब यहाँ से कुछ स्पोर्स तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गए, न्यू गैमेटोफाइट्स में। यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मेन गैमेटोफाइट आप यहाँ लेके आ सकते हो, यानी कि जो उन्होंने क्या बना दिया, कुछ में यानी कि डायरेक्ट वो जनरेट हो गए, यानी कि डायरेक्ट वो क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए। और ऐसा हमें किस में देखने को मिलता है, ऐसा हमें एक तो लीवर वर्ट में और एक हॉर्न वर्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट्स होते हैं जिसके अंदर जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है और वो है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा यानी कि स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोटोनिमा पे किसका फॉर्मेशन होता है, बड बनती है। और ये जो बड है फिर वो आगे किस में कन्वर्ट होती है, गैमेटोफाइट में। तो ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी हैप्लॉइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है किसका, स्पोर। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स का, जिसके अंदर अगर आप देखो तो आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ क्लियरली देखने को मिलती है। गैमेटोफाइट है, ठीक है, और गैमेटोफाइट जो है वो आप देखोगे कि एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, फिर मेल और फीमेल गैमेट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, माइटोसिस किया, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, फिर मदर सेल, फिर मियोसिस, फिर स्पोर बनाए। कुछ स्पोर तो डायरेक्ट गैमेटोफाइट यानी कि मेन प्लांट बॉडी में बन गए और कुछ एज ए इंटरमीडिएट स्टेज प्रोटोनिमा और बर्ड की हेल्प से गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरीके का आप देखोगे इनके अंदर दोनों आपको लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। डिप्लॉइड स्टेज काफ़ी कम होती है, मेन ज़्यादा बड़ी स्टेज इसमें क्या है, हैप्लॉइड रहती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखो तो यहाँ से इतना जो पोर्शन है आपको, ये जो पोर्शन है वो आपको कैसे देखने को मिल रहा है, डिप्लॉइड, क्योंकि ये भी क्या है 2n रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, और यहाँ ऊपर जो चल रही है वो कौन सी है, गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो ये तो सारी की सारी क्या होती है, हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइटिक क्या होती है, डिप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड ज़्यादा और डिप्लॉइड कम होती है, तो इसीलिए जो इनका लाइफ साइकिल हम कंसिडर करते हैं कि ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। तो इनका जो लाइफ साइकिल हम मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड कर रहा है गैमेटोफाइट पे। दैट इज़ अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रही होती है कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज़ यूनिक पॉइंट कि इन ब्रायोफाइटा
Sporophyta. The Sporophyta. Sporophytes is dependent on gametophyte, and this is unique and very important question for your NEET exam. Character of ब्रायोफाइटा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है. ब्रायोफाइट्स का को क्लासिफिकेशन करेंगे 3 क्लासेस के अंदर, हिपेटोप्सिडा, एंथ्रोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे. यानी कि ब्रायोफाइट का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे. क्लासिफिकेशन जो है ऑफ ब्रायोफाइटा, ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग. थैंक यू.